Hello everyone, welcome back to Train Your Brain. All the very best for tomorrow's Term 1 CBSE Board Examination of Economics. We have both the books here, Macroeconomics as well as Indian Economy, और दोनों ही बुक्स का आपको वेटेज पता है, 20 to 18 का वेटेज है यहाँ पर, और हम दोनों ही बुक्स के कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स को ब्रश अप कर लेंगे. सब इंपॉर्टेंट डेफिनेशंस के जो चांसेस हैं, जिनकी टॉपिक्स पे जो पॉइंट्स बन सकते हैं एमसीक्यू के, उनको हम डिस्कशन करेंगे. ऑल द वेरी बेस्ट. एनी काइंड ऑफ क्वेश्चन दैट यू हैव, यू कैन डेफिनेटली लीव इन कमेंट बॉक्स. ऑल द वेरी बेस्ट. चलिए स्टार्ट करते हैं. मनी एंड बैंकिंग के अंदर सबसे पहला टॉपिक हमने मनी को ही लिया है. मीडियम ऑफ एक्सचेंज क्यों कह रहे हैं? बिकॉज अगर आप कोई सामान लेना चाहते हो, कोई दुकान से आपको कोई सामान खरीदना है, तो यू हैव टू गिव मनी. तो एक एक्सचेंज का मैकेनिज्म को फैसिलिटेट करने के लिए मनी का जो मीडियम है उसको हम यूज करते हैं. दूसरा है स्टोर ऑफ वैल्यू. स्टोर ऑफ वैल्यू का मतलब ये है कि अगर आप मनी को स्टोर करना चाहते हो तो वो फीजिबल है. अदरवाइज आप याद करो, एक टाइम पे जब हम गुड्स को खरीदते थे और रखते थे तो बहुत बार गुड्स क्या है, खराब हो सकते हैं. बट मनी ऐसे खराब नहीं हो सकता, आप उसे स्टोर कर सकते हो. और आज की डेट में तो आप इलेक्ट्रॉनिकली भी मनी को सेव कर सकते हो. फिर आता है मेजर ऑफ वैल्यू. अगर आपको गुड्स का प्राइस पता करना है, कोई चीज कितने प्राइस की है, तो अगर किसी चीज का आपको मार्केट प्राइस पता करना है, वो सब भी आप मनी के टर्म्स में इजिली मेजर कर सकते हो. एंड लास्ट आता है स्टैंडर्ड फॉर डेफर्ड पेमेंट. डेफर्ड पेमेंट का मतलब क्या होता है कि किसी भी तरह का कोई फ्यूचर पेमेंट है तो वो भी आप आराम से कर सकते हो बाय वे ऑफ मनी. बिकॉज मनी का जो रेट चल रहा होगा उसके हिसाब से आप उसके फ्यूचर पेमेंट जो है उसको कर सकते हैं. नेक्स्ट जो टॉपिक आता है दैट इज फॉर्म्स ऑफ मनी. इस पे भी क्वेश्चन ज्यादा आ सकते हैं. आपके एमसीक्यू पैटर्न जो है क्वेश्चंस का, उसमें इस पे क्वेश्चंस आने के चांसेस हैं. सबसे पहले बात करते हैं फिएट मनी कौन सा है. फिएट मनी जो होता है दैट इज इशूड बाय द अथॉरिटी. तो जो भी गवर्नमेंट है आपकी, उस गवर्नमेंट ने जो भी इशू करे हुए हैं करेंसीज को, उसको हम फिएट मनी बोलते हैं. दूसरा आता है फिड्यूशरी. फिड्यूशरी का मतलब क्या है? जहां पे कोई ट्रस्ट बन जाता है. जैसे आप देखो, बहुत से बिजनेस कंसर्न होते हैं जो कि चेक के थ्रू एक दूसरे को पेमेंट्स करते हैं, बट चेक जो है वो आपका फिड्यूशरी मनी में आता है. अगर आप ट्रस्ट करते हो दूसरी पार्टी को तो आप चेक के थ्रू पेमेंट्स कर सकते हो. बहुत सी जगह पे आप देखो ट्रस्ट जो चेक होते हैं वो एक्सेप्टेबल नहीं होते, बिकॉज अगर दोनों पार्टी के बीच में ट्रस्ट नहीं है तो वहां पे वो चेक जो है एक मीडियम है एक्सचेंज का, उसको वो वहां पर नहीं यूज करेंगे. तो फिड्यूशरी मनी में यूजुअली वो सारे आपके इंस्ट्रूमेंट्स आते हैं जहां पे बायर एंड पेयर जो है वो ट्रस्ट के मीडियम से उस चीज को एक्सेप्ट करते हैं. तीसरा आता है फुल बॉडीड. फुल बॉडीड का मतलब ये है, इसको थोड़ा समझना है आपको, कि जो कमोडिटी वैल्यू है और जो मनी वैल्यू है वो दोनों सिमिलर होनी चाहिए. जैसे पुराने टाइम पे जो होता था कि जितने अमाउंट का, मान लीजिए कोई सिल्वर कॉइन है तो उतना ही आपको उसका अमाउंट भी मिलेगा. तो अगर आप उसे बेचोगे तो उसका जो अमाउंट है उतने का ही वो कॉइन होता था. बट आज की डेट में क्या है, हमारे पास जो पैसा आता है, जैसे हम क्रेडिट मनी बोलते हैं, वहां पे क्या है, उस चीज की मनी वैल्यू ज्यादा है और उसकी कमोडिटी वैल्यू जो है वो कम है. तो अगर आप जो नोट हमारे पास आजकल है, आप 100 रुपीज के नोट को अगर उसको नॉर्मली अगर आप कहीं पे बेचो तो उसका वो हमें 100 रुपीज नहीं मिलेंगे. क्यों? क्योंकि उसकी पेपर की उतनी वैल्यू नहीं है. जस्ट बिकॉज क्या वो एक गवर्नमेंट की तरफ से इशू हो चुका है, इसलिए हम उसे उतनी वैल्यू दे रहे हैं. अदरवाइज उसकी जो कमोडिटी वैल्यू है वो उतनी ज्यादा नहीं है. ओके तो ये चारों ही जो है, फियाट मनी, फिड्यूशरी, फुल बॉडीड एंड क्रेडिट मनी, इन चारों पे क्वेश्चंस आ सकते हैं. आपके एक या दो क्वेश्चंस इस पे आ सकते हैं, इसको आप देख लेना. फिर आता है सप्लाई ऑफ मनी. सप्लाई ऑफ मनी का मतलब ये है कि जो भी टोटल इकोनॉमी में मनी घूम रहा है, जो भी सर्कुलेट हो रहा है, उसको हम कैसे मेजर कर सकते हैं. तो उसे मेजर करने का फॉर्मूला क्या है? सी प्लस ओडी प्लस डीडी. तो सी क्या है? जो करेंसी पब्लिक के पास है उसको हम सी में रखते हैं. डीडी हो गया डिमांड डिपॉजिट्स, जो पब्लिक ने पैसा इन्वेस्ट किया हुआ है बैंक के साथ में. हम बात कर रहे हैं ओडी की, दैट इज अदर डिपॉजिट में क्या क्या आएगा? तीन चीजें आ गई, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन, फॉरेन सेंट्रल एंड आईएमएफ. ये तीन आपको याद रखने हैं कि इन तीनों का अगर किसी भी तरह का डिमांड डिपॉजिट है हमारी आरबीआई के साथ तो वो इसमें इंक्लूड होता है. और कौन से दो नहीं आते हैं? दैट इज डिपॉजिट ऑफ द गवर्नमेंट ऑफ द कंट्री विद द आरबीआई. जो हमारे यहाँ की गवर्नमेंट की, जो कंट्री की गवर्नमेंट है उसका अगर कोई डिपॉजिट है आरबीआई के साथ, वो इसमें इंक्लूड नहीं होगा. और कोई कंट्री का जो बैंकिंग सिस्टम है उसके जो डिपॉजिट्स हैं आरबीआई के साथ, वो भी इसमें हम इंक्लूड नहीं करते. अब दो चीजें जो ध्यान रखनी है आपको, इस पर भी एमसीक्यू आ सकते हैं कि आरबीआई इशू करता है मनी को किस तरह से, मिनिमम रिजर्व सिस्टम से. एंड जो दूसरा है दैट इज मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस इशू करती है 1 रुपये नोट और कॉइन्स को. आगे इस पे हम बात करते हैं सीआरआर और एसएलआर के. अब सीआरआर एसएलआर एमसीक्यू के क्वेश्चंस बन सकते हैं इस पे. सीआरआर क्या है? इट इज द परसेंटेज ऑफ टोटल डिमांड्स ऑफ दिस कमर्शियल बैंक्स दैट हैज टू बी केप्ट एज रिजर्व विद आरबीआई. तो कितना आपको रिजर्व के तौर पे आरबीआई के साथ रखना है, दैट इज सीआरआर. वैसे यूजुअली ये 4% रहता है, इसके अकॉर्डिंगली थोड़ा बहुत इसका फ्लक्चुएट भी हो सकता है. एसएलआर क्या है? इट इज द लिक्विड एसेट्स दैट द कमर्शियल बैंक्स मस्ट होल्ड विद देमसेल्व्स. तो ये क्या था? ये वो पैसा जो कि आपको आरबीआई के पास रखना है. आपकी टोटल डिपॉजिट्स का एक सर्टेन परसेंटेज है और ये आपकी जो लिक्विड एसेट्स हैं एंड दैट टू वो क्या है, वो आपको अपने पास रखने हैं. आप मतलब कमर्शियल बैंक्स को अपने पास होल्ड करके रखना है एज अ परसेंटेज ऑफ द टोटल डिपॉजिट्स. तो एसएलआर और सीआरआर का आपको
डिफरेंस याद रखना है। इसी तरह से SLR में दो चीज़ें और आ जाती हैं कि अगर SLR बढ़ रहा है, SLR क्या था जो अभी हमने बात करी, लिक्विड असेट्स ऑफ द कॉमर्शियल बैंक्स होल्डिंग विद देमसेल्व्स, अपने पास कितना परसेंटेज रख रहे हैं टोटल का, अगर वो ये रेट बढ़ाते हैं, अगर ये रेट बढ़ जाएगा, एक तरह से आप समझिए आपके पास जो पैसा है वो आपने अपने पास सेविंग्स ज़्यादा कर ली, तो अगर आपके पास सेविंग ज़्यादा होगी तो जो बाहर मार्केट में जो पैसा है वो कम हो जाएगा, तो डिक्रीज इन द मनी सप्लाई एज वेल एज डिक्रीज इन द अवेलेबिलिटी ऑफ फंड्स फॉर डिपॉजिट विद द RBI। तो जो पैसा आपने अपने पास रख लिया तो वो आपके RBI के पास तो नहीं गया, तो इसलिए अगर आपने SLR को इंक्रीज कर दिया तो उसके दो जो इफेक्ट आएंगे, उससे क्या होगा, आपके पास जो पैसा आप RBI के पास रख सकते थे वो डिक्रीज हो जाएगा, साथ साथ डिक्रीज इन दी मनी सप्लाई। और इसी का उल्टा भी आ सकता है कि अगर SLR आपका डिक्रीज हो जाता है तो यहाँ पे दिस विल बी अगेन उल्टा हो जाएगा, ये इंक्रीज हो जाएगा मनी सप्लाई एंड अवेलेबिलिटी ऑफ फंड्स जो है डिपॉजिट विद RBI भी इंक्रीज हो जाएंगे। अब जो दो इस पे सबसे ज़्यादा क्वेश्चंस आपके आ सकते हैं इस चैप्टर में से, क्वालिटेटिव और क्वांटिटेटिव जो मॉनेटरी पॉलिसी के इंस्ट्रूमेंट्स हैं इन पर हम डिटेल में भी बात करेंगे। कुछ टॉपिक्स को मैं डिटेल में रख रही हूँ, कुछ जो सिंपल हैं या जो अभी हमने बात कर ली उनको दोबारा से नहीं देख रहे। मार्जिन रिक्वायरमेंट, राशनिंग ऑफ क्रेडिट, मॉरल सुएशन, इन तीनों पे क्वेश्चन आ सकते हैं, इसको आप डिटेल से भी प्लीज पढ़िएगा। एंड क्वांटिटेटिव में आ जाता है रेपो, बैंक, रिवर्स रेपो, CLR, SLR, ओपन मार्केट, इन सबको अभी हम देखते हैं नेक्स्ट में। अच्छा, अब हम इसमें आगे बात कर रहे हैं कुछ इसमें जो अभी क्वालिटेटिव और क्वांटिटेटिव हम इंस्ट्रूमेंट्स की बात कर रहे थे मॉनेटरी पॉलिसी की, उन्हीं के बारे में थोड़ा सा डिटेल में बात कर रहे हैं। इस पे क्वेश्चंस डेफिनेटली MCQ के पैटर्न से आएंगे। रेपो रेट जो होता है वो क्या है, इट इज़ द इंटरेस्ट रेट एट विच RBI लेंड्स टू कॉमर्शियल बैंक। तो मैंने यहाँ पे मेंशन कर दिया आपको कि कॉमर्शियल बैंक को अगर RBI लेंड कर रही है कुछ पैसा तो वो जिस रेट पे होगा दैट इज नोन एज रेपो रेट। और आप खुद ध्यान दो, अगर ये रेट जो RBI से बढ़ा देगी तो उससे क्या होगा कि जो बैंक्स हैं वो इजीली लोन्स को नहीं ले पाएंगे एंड देयरफॉर आपके पास जो कैश रिजर्व होगा वो भी कम हो जाएगा। दूसरा आता है बैंक रेट। बैंक रेट क्या है, इट इज़ अगेन ये भी वही चीज़ है, दोनों में खास फर्क नहीं है। रेपो रेट और बैंक रेट दोनों ही जो हैं वो इंटरेस्ट रेट हैं जो कि RBI चार्ज कर रही है जब वो कॉमर्शियल बैंक्स को लेंड करती है किसी भी तरह का लोन। बट इस वाले में जब हम बैंक रेट की बात करते हैं तो बैंक रेट में कोलैटरल आपको देना जरूरी। कोलैटरल क्या है, एनी काइंड ऑफ जो आप एक तरह से कोई चीज़ को गिरवी रखते हो, तो उसी तरह से जो गिरवी रखने का मॉर्गेज का जो सिस्टम है वो बैंक रेट में आपके लिए ज़रूरी है। तीसरा आता है रिवर्स रेपो। रिवर्स रेपो इज रेट एट विच द CB कैन डिपॉजिट सरप्लस विद द RBI। अब ये भी पॉसिबल है कि हमेशा आपको लोन नहीं लेना है आपको RBI से, बट आपके पास एक्स्ट्रा डिपॉजिट्स हैं जो कि आप RBI के साथ डिपॉजिट करना चाहते हो, तो उसको हम कहते हैं रिवर्स रेपो। तो रिमेंबर, अगर किसी भी तरह का डिपॉजिट है जो कि आपके पास सरप्लस है, मतलब कॉमर्शियल बैंक के पास वो अमाउंट सरप्लस है और वो उसे RBI के पास देना चाहते हैं, तो वो रिवर्स रेपो हो जाएगा। फिर आता है ओपन मार्केट। ओपन मार्केट ऑपरेशंस क्यों करे जाते हैं, क्योंकि बहुत बार जो गवर्नमेंट होती है उसको भी पैसे की रिक्वायरमेंट है या इन्फ्लेशन को कर्व करना है इन सब चीज़ों के लिए, तो वो अगर कुछ सिक्योरिटीज निकालती है मार्केट में, जैसे NSE वगैरह है, वो उसको निकालती है, उसका सेल परचेज करती है, तो ये ओपन मार्केट ऑपरेशंस में कहलाता है। इसके बाद आगे बात करते हैं मार्जिन रिक्वायरमेंट। मार्जिन रिक्वायरमेंट क्या है, इट इज़ द डिफरेंस ऑफ करंट वैल्यू ऑफ सिक्योरिटी एंड द अमाउंट ऑफ लोन ग्रांटेड। अब होता क्या, बहुत बैंक जब आपको लोन्स देते हैं तो मान लीजिए आपने 1 करोड़ का लोन लिया और 80 लाख की आपकी वो प्रॉपर्टी थी, अब ये जो 20 लाख है दैट इज नोन एज दी मार्जिन रिक्वायरमेंट। तो ये कितना होगा ये भी चेंज होता रहता है, ये भी डिसाइड किया जाता है। दूसरा आता है राशनिंग ऑफ क्रेडिट, दैट इज फिक्सेशन ऑफ कोटास। अगेन ये सारे जो हैं ये सारे इंस्ट्रूमेंट्स हैं जिससे कि आपकी जो मॉनेटरी पॉलिसी है, कितना क्रेडिट रखना है, कितना नहीं देना है, बढ़ाना है, कम करना है, उन सबको कंट्रोल करने के लिए ये सारे आपके जो इंस्ट्रूमेंट्स हैं उनको हम यूज करते हैं। तो कोटास कितने लगने हैं, कौन सी एक्टिविटीज पे लगना है, कितना लगना है, ये भी आप चेंज कर सकते हो। मॉरल सुएशन पे बात करते हैं। मॉरल सुएशन इज द परसुएशन। तो RBI की जो भी डायरेक्टिव्स हैं उनको अगर आप फॉलो कर रहे हो तो ये इसी को हम मॉरल सुएशन बोलते हैं। एंड अगर मान लीजिए कोई बैंक नहीं कर रही प्रॉपर्ली तो उस पर हम प्रेशर डालते हैं कि आपको इन डायरेक्टिव्स को फॉलो करना है। मॉरल सुएशन अगेन प्लीज ये ध्यान रखना, ये जो है इट इज बोथ क्वालिटेटिव एंड क्वांटिटेटिव। ये दोनों ही तरह के जो इंस्ट्रूमेंट्स हैं मॉनेटरी पॉलिसी के, उसमें ये मॉरल सुएशन आ सकता है। आगे बात करते हैं इंडियन इकोनॉमी के कुछ टॉपिक्स ले लेते हैं कि जब इंडिपेंडेंस इंडिया को मिली थी तो क्या क्या फैक्टर्स थे, क्या प्रेजेंट सिचुएशन थी उस समय ईव ऑफ इंडिपेंडेंस के टाइम पे। इस पे भी बहुत सारे क्वेश्चंस आने की पॉसिबिलिटीज़ हैं, आप इसे प्लीज़ डिटेल में भी ज़रूर देखिएगा। मैं आपको शॉर्ट में इसके बुलेट पॉइंट्स बता रही हूँ। जो एग्रीकल्चर सेक्टर था, जो हमारे यहाँ जो एग्रीकल्चर सेक्टर चल रहा था, उसमें क्या प्रॉब्लम्स थी कि प्रोडक्टिविटी हमारे यहाँ कम थी। ब्रिटिश जब इंडिया में आ चुके थे, उनका रूल चल रहा था, तो प्रोडक्टिविटी इंडिया में कम हो रही थी, वल्नरेबिलिटी बहुत ज़्यादा बढ़ गई थी। वल्नरेबिलिटी का मतलब है कि जो डिपेंडेंसी थी हमारी
रेनफॉल पे और ये सारे जो क्लाइमेटिक कंडीशंस हैं उस पर बहुत ज़्यादा थी। कोई हमारे पास मीन्स नहीं थे जिसके थ्रू हम इन चीज़ों को ठीक कर सकें। ओनर्स एंड टिलर्स ऑफ सॉइल, ये जो था, ये वेज जो गैप है इनके बीच में बहुत ज़्यादा था। टिलर्स कौन होते हैं? जो उस पर काम करते हैं लैंड पे, एंड ओनर्स आर द वंस हु आर द जमींदार, जो फार्मर्स थे वो लोग। तो इनके बीच में जो गैप होता था बहुत ज़्यादा होता था। जो भी जो टैक्स लगता था वो सारा ओनर्स जो थे वो इन्हीं टिलर्स से लेते थे, और अगर टिलर्स नहीं दे पाते थे तो उनके ही जो अमाउंट था उसी में ये एड ऑन होता जाता था। तो एक तरह से जो जमींदारी सिस्टम के जो ड्रॉबैक थे वो इसी टाइम पे चलते थे। स्मॉल लैंड होल्डिंग्स, जो फार्मर्स वगैरह थे, इन पे लैंड्स भी बहुत ज़्यादा बड़े नहीं थे, छोटे छोटे होल्डिंग्स थे। तो इस वजह से आपका जो एग्रीकल्चरल सेक्टर था वो ओवरऑल कहीं ना कहीं सफ़र कर रहा था। जो हमारा इंडस्ट्रियल सेक्टर था, मतलब जहाँ पे मैन्युफैक्चरिंग इन सब से रिलेटेड वाले काम थे, यहाँ पे भी आप देखो तो टैरिफ पॉलिसी बहुत हैवी थी, बहुत ज़्यादा जो रेट्स थे वो ज़्यादा लगते थे। कंपटीशन फ्रॉम मशीन गुड्स, अब हमारे पास इंडिया में बहुत ज़्यादा गुड्स जो थे वो मशीन से नहीं बन रहे थे, बट हमारा जो कंपटीशन होता था वो बाहर की कंट्रीज़ के जो गुड्स, खासतौर से ब्रिटिश से जो गुड्स आ रहे थे उनकी मशीन के बने हुए थे, और हमारे यहाँ जो थे वो हमारे हैंडलूम या हाथ से बनाए हुए गुड्स होते थे। तो यहाँ पे कंपटीशन भी आपका ज़्यादा था। एंड ऑफ प्रिंसली कोर्ट्स, अब प्रिंसली कोर्ट्स क्या थे? पुराने टाइम पे इंडिया में क्या था, अलग अलग राज बटे हुए थे, और वहाँ पे वी हैड पीपल जो कि उसको गवर्न कर रहे थे। अब वो सिस्टम खत्म हो चुका था, तो वो लोग क्या करते थे, जो राजा महाराजा होते थे वो कुछ ना कुछ अपने जो आर्टवेयर है वो उन चीज़ों को यूज़ करते थे, या पुराने जो इस तरह के डिज़ाइनर की चीज़ें हैं, जो आर्ट वर्क होता था उसको वो फोकस पे रखते थे। अब वो चीज़ें भी खत्म हो चुकी थी, जो आर्टिस्टिक वर्क था उसको भी लोग नहीं यूज़ कर पा रहे थे। तो इंडस्ट्रियल सेक्टर जो था इंडिया का अपना पर्सनल, वो पूरा डिमोलिश होता जा रहा था। डेमोग्राफिक अगर बात करें जोग्राफिकल के हिसाब से, डेमोग्राफिक मतलब जो पॉपुलेशन से रिलेटेड हमारी चीज़ें हैं, जो हमारी जो रेट्स हैं उनमें भी बहुत ज़्यादा फ़र्क आ गया था। लिटरेसी रेट, जो पढ़ने का रेट है वो लोगों का डाउन हो गया था। लाइफ एक्सपेक्टेंसी, कितना टाइम एक पर्सन की जो लाइफ रहती है वो कम थी। बर्थ रेट, डेथ रेट आपके बहुत ज़्यादा थे, बहुत ज़्यादा डेथ हो रही थी, बर्थ रेट भी बहुत ज़्यादा थे। तो ये सारे जो रेट्स थे ये हमारे लिए अगेन अलार्मिंग थे, सिचुएशन ख़राब थी। ऑक्यूपेशनल स्ट्रक्चर को देखा जाए तो 72% जो पॉपुलेशन थी, वर्किंग पॉपुलेशन थी इंडिया की उस समय, वो सब ज़्यादा से ज़्यादा सब लोग एग्रीकल्चरल पे ही थे। मैन्युफैक्चरिंग में बहुत कम थे, और बाकी जो ग्रोथ इंडस्ट्रीज़ हैं उस पर तो बहुत ही मिनिमम था। तो आपका जो मेजर पॉपुलेशन था दैट वाज कॉन्सेंट्रेटेड इनटू एग्रीकल्चरल बिजनेस ओनली। फिर आप देखो फॉरेन ट्रेड भी हमारा जो हो रहा था वो क्या था, वी वर एक्सपोर्टर्स ऑफ प्राइमरी गुड्स। जो भी गुड्स हमारे यहाँ जो बन रहे थे, जो रॉ मटेरियल था वो हम एक्सपोर्ट करते थे, और इंपोर्ट भी क्या हो रहा था, वही सामान जो हमने जो गुड्स बनाए, जो हमारे रॉ मटेरियल हैं उन्हीं को वो प्रोसेस करके फिनिश गुड बनाकर हमें दे रहे थे। तो इस तरह से क्या हो रहा था, बेनिफिट किसका था, वो सिर्फ जो ब्रिटिशर्स थे उन्हीं का बेनिफिट हो रहा था, क्योंकि उन्हीं की बनाए गुड्स जो थे हमें इंपोर्ट करने पड़ रहे थे, और उस पर हमें ड्यूटी और टैक्सेस भी हमारे बढ़ जाते थे। सोशियो इकोनॉमिक एक तरह से देखा जाए तो ये इज़ दी ओनली आस्पेक्ट जहाँ पे कि हमें बेनिफिट हुआ है, थोड़ा बहुत हम देख सकते हैं। बट अगेन इसका भी बेनिफिट में आप डेप्थ में जाओ तो वो बेनिफिट उन्हीं जगहों पे हुआ है जहाँ पे ब्रिटिशर्स को हेल्प हुआ था। तो ट्रांसपोर्ट, कम्युनिकेशन, रेलवे, रोड्स में उन्होंने बहुत ज़्यादा डेवलपमेंट किया भी है। तो ये टॉपिक और देख लेते हैं। न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी 1991 में आई थी, लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन एंड ग्लोबलाइजेशन। आई एम श्योर यू ऑल नो इट, बट हम इसे थोड़ा सा बुलेट पॉइंट्स में देख रहे हैं सो दैट आपको और क्लैरिटी रहेगी। फ्रीडम फ्रॉम कंट्रोल इम्पोज बाय द गवर्नमेंट। लिबरलाइजेशन का मतलब क्या है, लिबरल कर देना, ठीक है। लिबरल मतलब चीज़ों को फ्री कर देना, ईजी कर देना। तो जो भी कंट्रोल्स थे उन्हें हटा दिया गया। जो भी इंडस्ट्रियल लाइसेंसिंग थे, जो लाइसेंसेज लगाए रखे थे वो हटा दिया गया। कॉन्ट्रैक्शन ऑफ पब्लिक सेक्टर, पब्लिक सेक्टर बहुत ज़्यादा काम होता था उनको कम कर दिया गया। री रिजर्वेशन ऑफ प्रोडक्शन एरियाज, आप देखो पहले हमने एसएसआईज को बहुत ज़्यादा उन्हें वेटेज मिलती थी, वो भी कम कर दी गई। जो नहीं ऑपरेट कर पा रही थी उनको हमने जो पब्लिक सेक्टर से हटा के उन्हें प्राइवेट सेक्टर में जो लोग उसमें ऑपरेट करना चाहते थे, मार्केट ओरिएंटेड थे, उन पे हमने अलाउ कर दिया। एक्सपेंशन ऑफ प्रोडक्शन कैपेसिटी, अब आप ज़्यादा बना सकते हो, जो एज पर द रिक्वायरमेंट ऑफ द मार्केट आप बना सकते थे। तो एक तरह से आप अगर देखो तो यहाँ पे जो अगर हम फाइनेंशियल रिफॉर्म्स की देखें, लिबरलाइजेशन के टाइम पे क्या हुआ कि जो आरबीआई थी, पहले क्या था, आरबीआई का रोल वाज लाइक दैट ऑफ अ कंट्रोलर। अब वो क्या था, एक फैसिलिटेटर, वो सिर्फ आपको गाइडेंस एक तरह से दे रहा था। और अगर फिस्कल पॉलिसीज देखी जाए तो जो टैक्सेस थे, वो टैक्सेस बेसिकली क्या होते हैं, दो तरह के टैक्सेस होते हैं, डायरेक्ट, इनडायरेक्ट। तो जो डायरेक्ट टैक्स होते हैं दैट इज अगेन बर्डन जो होता है वो आपका डायरेक्ट जो कस्टमर होता है वो भी करता है, इनडायरेक्ट भी हमारा जो होता है वो पास ऑन होता जाता है। जो फिजिकल जो टैक्सेस थे वो भी उस समय जो थे ज़्यादा थे, उनको हमने कम कर दिया। आज की डेट में आप देखो जीएसटी चल रहा है। प्राइवेटाइजेशन की अगर देखा जाए, प्राइवेटाइजेशन इज इन्वॉल्विंग प्राइवेट सेक्टर इन द ओनरशिप या ऑपरेशंस ऑफ द स्टेट। तो बहुत सी चीज़ों में जहाँ पे आपको लगता है प्रॉफिट्स नहीं हो रहे हैं, पब्लिक सेक्टर काम नहीं कर पा रही है, तो वहाँ पे आप प्राइवेट के हैंड्स में चीज़ों को दे देते हैं। और आज की डेट में बहुत सारे ऐसे प्रोजेक्ट्स हैं जिसमें कि हम प्राइवेटाइजेशन को पूरी तरह से अलाउ कर रहे हैं। ग्लोबलाइजेशन
इट इज़ इंक्रीजिंग ओपननेस, इकोनॉमिक इंटरडिपेंडेंस, इंटीग्रेशन ऑफ वर्ल्ड इकोनॉमी। वर्ल्ड इकोनॉमी कंसेप्ट जो है दैट मीन्स कि आप बाकी सारी कंट्रीज़ की जो इकोनॉमीज़ हैं उनको भी रिलेट कर रहे हो। कोई और कंट्री कोई चीज़ को अच्छा बना रही है, कम रेट पे बना रही है, उनसे हम उस चीज़ को इंपोर्ट कर लें, हमारे पास जो चीज़ अच्छी बन रही है, सरप्लस है, उसको हम वहाँ पे एक्सपोर्ट करते हैं। तो ग्लोबलाइजेशन से बेनिफिट जो होता है, जितने भी नेशंस कर रहे हैं ग्लोबलाइजेशन को, उनके लिए वो चीज़ फ़ायदे की रहती है। हमें अगर खासतौर से देखा जाए तो इससे क्या फ़ायदा हुआ, हमारे FDI बढ़ा, फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट बढ़ेगा, ट्रेड पॉलिसीज़ हमारी लॉन्ग टर्म की हो गई, पार्शियल कन्वर्टेबिलिटी। पार्शियल कन्वर्टेबिलिटी पे आप देख लो, इसको समझ लो, ये है कि दिस इज सेल एंड एक्सचेंज ऑफ फॉरेन करेंसी एट द रेट डिटरमाइंड बाय द मार्केट। अब इसको हम पार्शियल कन्वर्टेबिलिटी क्यों बोलते हैं, क्योंकि इसमें जो कैपिटल ट्रांजैक्शंस हैं वो इसमें इंक्लूड नहीं होते हैं। तो ऑल इन ऑल ये हमने कुछ टॉपिक्स रखे थे। आप इसके अलावा भी कोई टॉपिक आपको अगर नहीं क्लियर है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में बता सकते हो। ऑल द वेरी बेस्ट फॉर टुमारोज एग्जाम। डू वेल, टेक केयर।